हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से शिक्षण प्रकृति उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, अधिगमकर्ता के अभिलक्षण और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं शिक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह शिक्ष धातु से हुई है, यानी कि शिक्षण शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। ठीक है, फिर है शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग शब्द से उत्पन्न माना जाता है। तो जो शिक्षण शब्द है वह इंग्लिश के टीचिंग शब्द से उत्पन्न इसे माना जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। ठीक है, तो शिक्षण शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वह है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। फिर है इसमें शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को कुछ बातों से अब क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षण क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के जीवन में जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और मनुष्य क्या करता है, जो व्यक्ति है वह अपने जो आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग हैं, उनसे क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उन लोगों में उसके परिवार हो गए। ठीक है, व्यक्ति का जो परिवार है अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, शिक्षकों से, अन्य लोगों से भी क्या करता है, जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर है शिक्षण के संकुचित अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों से को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो शिक्षण का जो संकुचित अर्थ हम देखें तो उसमें क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक के द्वारा, ठीक है, और एक शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों को यानी कि विद्यार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी कि जो पहले से ही निश्चित है, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षार्थियों को एक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षण के बारे में। अब है शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। तो देखिए पहले है मॉरिशस के अनुसार, तो शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये मॉरिशस ने कहा है कि शिक्षण क्या है कि अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया बताया है मॉरिशस ने। और कहा है कि इसमें क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, अपने से जो कम अनुभवी लोग हैं उनको व्यवहार को प्रभावित करता है और उनको समाज उपयोगी बनाने में सहायक करता है। ठीक है, फिर आता है दूसरी जो परिभाषा है गैज के अनुसार। तो गैज ने कहा है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण क्या बताया है, पारस्परिक प्रभाव बताया है गैज ने, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो गैज के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाना है। फिर आता है इसमें शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, तो शिक्षण की प्रकृति में पहला देखिए शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ठीक है, तो कैसी प्रकृति है शिक्षण की कि वह एक अंतः प्रक्रिया है, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में चलने वाली जो एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना और छात्र के द्वारा उसको ग्रहण करना, उसको सीखना। ठीक है, तो ये क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। फिर है शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया और व्यावसायिक प्रक्रिया है शिक्षण। ठीक है, समाज के में जो देखिए आप जो शिक्षक हैं तो वो क्या है, छात्रों के एक समूह को क्या करते हैं, इकट्ठे पढ़ाते हैं। ठीक है, एक पूरे जो ग्रुप है छात्रों का, यानी ये कक्षा में कितने बच्चे होते हैं तो शिक्षक के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। और व्यावसायिक प्रक्रिया यानी कि जीविकोपार्जन के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, व्यवसाय के रूप में इस कार्य को करता है। ठीक है, फिर है शिक्षण एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि अपने उद्देश्य के लिए, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए क्या करता है, उनकी जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक शिक्षण कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। फिर है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण के द्वारा क्या होता है, विकास होना पॉसिबल है। ठीक है, जो व्यक्ति अगर शिक्षण देने वाला व्यक्ति है और शिक्षण प्राप्त करने वाला जो है छात्र है, तो वह क्या होगा, दोनों का ही विकासात्मक प्रक्रिया होगी दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के जीवन जो व्यवहार है उसमें वो क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक पक्ष है उन सब में क्या होगा, विकास होगा। फिर है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो कला और विज्ञान दोनों कहा गया है शिक्षण को।
फिर है शिक्षण एक भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के शिक्षण क्या है, एक दूसरे को बातें बताना। ठीक है, तो ये क्या है, एक भाषा संप्रेषण है, यानी किसी भाषा के माध्यम से तो शिक्षण कार्य होगा। ठीक है, तो यह एक भाषा संप्रेषण का कार्य भी करती है। फिर है इसमें शिक्षण एक उपचार विधि है। ठीक है, तो क्या है, उपचार विधि क्यों कहा गया शिक्षण को, क्योंकि अगर छात्र किसी चीज़ में कमज़ोर है, वह नहीं सीख पा रहा है, सीखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर है बच्चे की, तो क्या होगा, शिक्षण के द्वारा, अच्छे शिक्षण विधि के द्वारा क्या होगा, उसका उपचार किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो बच्चे की कमजोरी है उसका उपचार किया जाएगा। तो इसलिए शिक्षण को एक उपचार विधि कहा गया है, यानी कि जो शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है, उपचार विधि वाली है। ठीक है, फिर है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। ठीक है, तो तार्किक यानी कि तर्क के आधार पर शिक्षण प्रदान की जाती है। फिर है शिक्षण का मापन किया जाता है, तो शिक्षण को मापा भी जाता है। ठीक है, निरीक्षण के द्वारा, जिसे हम कहते हैं निरीक्षण किया जाता है, तो उसको मापन किया जाता है। फिर है शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रशिक्षण और अनुदेशन जो होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसका क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बच्चे ने क्या सीखा, ठीक है, उसके बाद क्या सीखा, तो धीरे 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 करके कैसे कहाँ किस लेवल तक सीखा बच्चे ने, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चे के लिए या जो एक व्यक्ति है उसके जीवन भर के लिए यह क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है इसमें शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का है, इसे ब्लूम के अनुसार कहा गया है। ठीक है, ब्लूम ने 3 तरह की प्रक्रिया इसमें बताई है। पहला कहा है कि शिक्षण उद्देश्य, फिर है सीखने के अनुभव कहा है, तथा व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो 3 तरह से शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का है। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, सीखने का जो अनुभव है, और उसमें व्यवहार परिवर्तन होना आवश्यक बताया है। फिर है शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशन दिया जाता है किसी भी छात्र को और निर्देशित किया जाता है उसके जीवन के लक्ष्यों के प्रति, तो क्या है, शिक्षण भी एक निर्देशन प्रक्रिया कही जाएगी। फिर है शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो औपचारिक रूप से भी बच्चा सीखता है और अनौपचारिक रूप से, यानी कि अपने विद्यालय और विद्यालय से बाहर दोनों तरह से शिक्षण कार्य पॉसिबल है, इसलिए शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया कही जाती है। फिर है इसमें शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें शारीरिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, तो शारीरिक विकास के उद्देश्य को लेकर के शिक्षण जरूरी बताया है। फिर है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ठीक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होगा। फिर है सामाजिकता का उद्देश्य, यानी कि समाज में क्या होगा, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षित होगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें सीखेगा, तो वह क्या करेगा, समाज का भी उत्थान करेगा, इसलिए सामाजिकता का उद्देश्य भी शिक्षण के उद्देश्य में आता है। फिर है आत्मबोध का उद्देश्य, तो एक व्यक्ति को आत्मबोध का एहसास होता है, स्वयं का एहसास होता है, स्वयं के ज्ञान का एहसास होता है शिक्षण के द्वारा। फिर है सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी कि संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो व्यक्ति के जो अपनी अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो वो जिस शिक्षण में है, जो जो शिक्षण प्राप्त किया है समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, तो उससे क्या होता है, संस्कृति का भी विकास होता है। फिर है बौद्धिक विकास का उद्देश्य, तो एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षण प्राप्त करने से क्या होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। फिर है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण कार्य को अगर जीविकोपार्जन के रूप में उसको कार्य किया जाए, तो क्या होगा, वह जीविकोपार्जन के लिए एक व्यवसाय के रूप में उसमें हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण के उद्देश्य हो गए। फिर है इसमें शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, तो शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो पहले देखिए प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल। तो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, प्रजातांत्रिक जो आदर्श बने हुए हैं उनके अनुकूल प्रदान की जाती है। सहानुभूति एवं दया पर आधारित के रूप में दी जाती है, यानी कि बच्चे को सहानुभूति से पढ़ाया जाता है, दया से उसको शिक्षित किया जाता है। फिर है निर्देशात्मकता, यानी कि जो शिक्षण है वह कैसी होती है, वह निर्देशात्मकता के रूप में होती है, यानी कि निर्देश के द्वारा सिखाया जाता है एक छात्र को शिक्षक के द्वारा। फिर है छात्र शिक्षक सहयोग। ठीक है, यानी कि दोनों का सहयोग इसमें जरूरी होता है, छात्र के अंदर भी प्रोत्साहन होना चाहिए सीखने के लिए, और शिक्षक के अंदर भी एक सहयोग भावना होनी चाहिए जो छात्रों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो दोनों का सहयोग इसमें जरूरी होता है। फिर है छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, तो छात्रों को पहले से क्या आता है, कितना आता है, तो इसका जो उपयोग भी छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में किया जाता है। फिर है शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में, तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, दार्शनिक और एक मित्र के रूप में कार्य करता है शिक्षण प्रक्रिया में। फिर है
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार। तो व्यवहार कैसा होता है छात्र का, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करता है छात्र और शिक्षक के द्वारा। फिर है उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित, जो शिक्षण प्रक्रिया है वह उत्तम जो शिक्षण विधियां हैं उन पर आधारित होती है। उपचारात्मक होता है शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, यानी कि छात्र को कहाँ पर कैसे सिखाना है तो इसका उपचार किया जाता है, क्यों बच्चा नहीं सीख रहा है, क्यों उसमें पढ़ने की एक लालसा नहीं है, तो इसका भी एक उपचार किया जाता है, ठीक है, और फिर सिखाया जाता है। फिर आता है निदानात्मक, यानी कि जो समस्या है उसको दूर करना, ठीक है। तो निदानात्मक जो शिक्षण जो जब शिक्षण प्रक्रिया होती है तो उसको निदान किया जाता है, एक छात्र को सिखाने के लिए जो छात्र की कमजोरियां होती हैं उसको दूर किया जाता है, ठीक है, शिक्षण के द्वारा। फिर आता है प्रगतिशील शिक्षण। तो शिक्षण कैसा होता है, प्रगतिशील होता है, यानी कि आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया जिसे कहते हैं, यानी कि प्रगति करता रहता है एक छात्र, ठीक है। फिर है छात्र योग्यताओं का संवर्धन, और छात्रों की योग्यताओं में भी वृद्धि होती है शिक्षण के द्वारा। तो ये विशेषताएं थी। अब आता है इसका शिक्षण के आधारभूत आवश्यकताएं। तो क्या क्या आवश्यक है शिक्षण के लिए, तो देखिए 4 चीज़ें इसमें मुख्य हैं। तो पहला शिक्षक, ठीक है, फिर है शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और संदर्भ। तो इनका होना बहुत आवश्यक है, शिक्षक ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है शिक्षण, शिक्षार्थी भी ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि सबका होना जरूरी है। इन चारों की चारों ये क्या है, आधारभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षण की, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं शिक्षक। तो शिक्षक क्या है, एक स्रोत है, ठीक है, जो क्या है विद्यार्थी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करा सकता है, ठीक है। तो शिक्षक के द्वारा क्या होता है, विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक के अगर पढ़ाएंगे तभी छात्रों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। फिर शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है, जिसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, एक आधारभूत तत्व है, प्रमुख तत्व शिक्षक को माना गया है, ठीक है। फिर अगर शिक्षक ना हो तो क्या होगा, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। कक्षा में गए और वहाँ छात्र हैं, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे, उसके लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। फिर है इसमें शिक्षार्थी, यानी कि विद्यार्थी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी के बिना संभव नहीं है। कक्षा में शिक्षक मौजूद है लेकिन छात्र मौजूद नहीं है, ठीक है, तो भी शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो शिक्षार्थी भी एक ऐसा तत्व है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो शिक्षार्थी या विद्यार्थी वह है जो कि शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षक के द्वारा। फिर है इसमें पाठ्यक्रम। तो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, ठीक है, पढ़ाने वाला भी है और पढ़ने वाला भी है, लेकिन पढ़ना क्या है यही पता नहीं है, तो फिर भी शिक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम एक साधन है जिसके शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक क्या करता है, एक विद्यार्थी को शिक्षा देता है तथा शिक्षण प्रक्रिया चलती है। तो इसकी माध्यम, ये एक माध्यम है हमारा पाठ्यक्रम, अगर देखें तो माध्यम के क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा जिसके द्वारा कि जो शिक्षार्थी है वह शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन सब का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। फिर है इसमें चौथा जो मूलभूत आवश्यकता है वह है संदर्भ। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है, बिना संदर्भ के शिक्षण उद्देश्यहीन हो जाता है। शिक्षण की एक विशेषता उद्देश्य भी है, अतः शिक्षण जो पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो संदर्भ यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस बारे में पढ़ा रहे हैं छात्र को, तो इसका भी होना आवश्यक है, जिसे कि संदर्भ कहते हैं। तो अगर संदर्भ ही नहीं है, यानी कि कोई पता ही विषय ही पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है, तो फिर वो शिक्षण भी उद्देश्यहीन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर अगला है इसमें अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, ठीक है। तो यानी कि जो छात्र है तो उसके क्या अभिलक्षण होंगे, ठीक है। तो पहला देखिए अभिलक्षण, जो अधिगमकर्ता के हैं उससे कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं। पहला होता है शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता, ठीक है। तो जो अधिगम करता है यानी कि जो सीखने वाला है, यानी कि छात्र जो है वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए, इसके लक्षण है, ठीक है। छात्र के अंदर क्या होना होता है, धैर्य एवं सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास एवं मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए और मजबूत इच्छा शक्ति, यानी कि सीखने के लिए दृढ़ होना चाहिए। फिर है ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी के साथ सीखना, यानी कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आया और किसने कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो ये क्या, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चे को ईमानदारी के साथ कहना है कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया तो नहीं आया, बस मुझे इसे दोबारा सिखाइए। तो ईमानदारी का होना भी एक अधिगमकर्ता में इम्पोर्टेंट माना जाता है।
फिर है इसमें शोधकर्ता। तो जो छात्र है वह कैसा होता है, शोधकर्ता के रूप में देखा जाता है, यानी कि वह क्या करे, इन चीज नई नई चीज़ों को सीखने की अपनी जो प्रयास है उनको आगे बढ़ाए। ठीक है। फिर है शिक्षा के प्रति रुचि समर्पण। ठीक है, कैसे होना चाहिए, शिक्षा के प्रति रुचि होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल बोझ के साथ नहीं सीखना, बिल्कुल कैसे सीखना है, रुचि के साथ में सीखना है, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। फिर है संचार क्षमता। ठीक है, छात्र का कैसा क्षमता है होती है, संचार क्षमता, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, अपनी बातों को दूसरे से कहना, दूसरे की बातों को सुनना, तो ये एक संचार क्षमता का होना भी आवश्यक होता है। फिर है जीवन का उद्देश्य, यानी कि छात्र अगर किसी चीज़ में शिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके प्रति क्या है, उसका उद्देश्य भी होना आवश्यक होता है। ठीक है, उसका जीवन के प्रति उद्देश्य, अपने जो लक्ष्य हैं वह निर्धारित होने चाहिए। फिर है यह सुनिश्चित करना कि उसने पाठ का पूर्णतः समझ लिया है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये भावना भी होनी चाहिए कि वह उसने जो पाठ पढ़ा है वह उसने पूरा समझ लिया है। ठीक है। फिर है शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य उत्तम होना, यानी कि स्वास्थ्य का भी सही होना बहुत ही इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है, और तो उससे क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगर शरीर से स्वस्थ है तो वह मन से भी स्वस्थ होता है। फिर है इसमें शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं शिक्षण को प्रभावित करने के लिए। तो पहले देखिए, यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा तो विद्यार्थी कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि शिक्षण क्या है, प्रभावशाली नहीं है तो बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। शिक्षण का प्रभावशाली होना भी बहुत आवश्यक है, जिससे जो अधिगम की अधिकता है, यानी कि बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो उसमें वृद्धि होती है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, तो जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं शिक्षण को, वह कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिए, तो पहला है इसमें स्वीकारक, यानी कि पर्सनल फैक्टर जिसे कहते हैं। फिर होता है बौद्धिक कारक, यानी कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर यानी कि 3 कारक होते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले। तो इसमें पहला देखिए, जो स्वीकारक है उसको हम दो रूप में दो भाग होते हैं इसके भी। देखिए, तो पारिवारिक परिस्थितियाँ और विद्यालयीन परिस्थितियाँ। ठीक है, तो एक शिक्षक के बारे में बताया गया कि यानी कि शिक्षक जो शिक्षण कार्य करता है तो उसके लिए कारक क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, यानी कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए एक शिक्षक की। ठीक है, पारिवारिक संबंध मधुर होने चाहिए, यानी कि जो अपने रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबके साथ में अच्छा व्यवहार एक शिक्षक का होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो इस शिक्षण कार्य है वह प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अगर जो परिवार के संबंध हैं वो अच्छे नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, संतानों के प्रति अपने दायित्व को नहीं ढंग से निभाते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रभाव कहाँ डालेंगे, शिक्षण पर डालेंगे। फिर है विद्यालयीन परिस्थितियाँ, यानी कि शिक्षक के जो शिक्षार्थी संबंध है, विद्यालय के अंतर्गत जो जो लोग आते हैं तो उनके साथ संबंध को इसमें बताया जाता है कि अगर शिक्षक और शिक्षार्थी के जो संबंध अच्छे हैं तो जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी होता है, और अगर नहीं अच्छे हैं तो तब भी वो प्रभावी होगा। तो कैसे होगा, वह ऋणात्मक रूप में प्रभावी होगा, यानी कि बच्चे को अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं अन्य शिक्षकों के साथ संबंध। ठीक है, तो जो एक शिक्षक है वो उसके अन्य शिक्षक जो साथी हैं तो उनके साथ में उसका संबंध कैसा है, तो यह भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर आता है शिक्षक के प्रशासक के साथ संबंध। ठीक है, जो शिक्षा संस्थान के जो प्रशासक होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके साथ में भी अच्छा संबंध होना आवश्यक माना गया है। तो ये स्वीकारक हो गए। फिर आता है इसमें बौद्धिक कारक। ठीक है, तो शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितना प्रखर होगा उसका शिक्षण भी उतना ही प्रभावकारी होगा। ठीक है, तो एक शिक्षक के लिए जो बौद्धिक यानी कि उसका जो बुद्धि का प्रखर होना बहुत आवश्यक माना गया है। अगर बुद्धि बहुत तेज है एक शिक्षक की तो उसका जो शिक्षण है वह भी प्रभावकारी होता है। ठीक है, यदि शिक्षक प्रखर बुद्धि का है तो शिक्षार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान तुरंत कर देगा। ठीक है, तो जो शिक्षक कि अगर वो बुद्धि में बहुत तेज है, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर है एक शिक्षक की, तो वह विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं वो उसको भी तुरंत सॉल्व कर देगा, और जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनकी उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। ठीक है, अगर बच्चे क्या हैं, जिज्ञासु हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं जो बच्चे, तो उनकी भी क्या करेगा, उत्कंठाओं का उत्तर दे पाएगा यदि शिक्षक की बुद्धि तीव्र होगी तो। ठीक है, फिर है परिवर्तित हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेगा। ठीक है, तो जो शिक्षक प्रखर बुद्धि वाला होगा तो वह स्वयं को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल पाएगा, जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसा जैसा माहौल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाएगा। फिर है तर्क और अनुभव पर आधारित निर्णय ले सकेगा। ठीक है, तो जो निर्णय लेने हैं, जहाँ पर तर्क से काम करना होगा वहाँ पे तर्क के द्वारा, जहाँ पर अनुभव काम आएगा तो वहाँ पे काम अनुभव के द्वारा वो शिक्षक कार्य करेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, तथ्यों की जानकारी लेकर के शिक्षार्थियों को सिखा सकेगा। ठीक है, तो तथ्यों की जानकारी के साथ
शिक्षार्थियों को सिखाएगा, छात्रों को सिखाएगा, जो प्रखर बुद्धि वाला शिक्षक होगा। फिर है शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री का उपयुक्त जानकारी। ठीक है, तो कहाँ पर किस शिक्षण विधि का, किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, तो यह प्रखर बुद्धि वाले शिक्षक को इसकी जानकारी होगी। फिर किसी पाठ की गहनता को समझने की समझ होगी। ठीक है, तो कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी पाठ की गहराइयों को देखते हुए, ठीक है, जो पाठ के अंदर जो बात कही गई है, तो पाठ की जो गहनता को समझने की शक्ति ऐसे शिक्षक में होती है जो प्रखर बुद्धि वाला शिक्षक होता है। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है अभिक्षमता, यानी कि शिक्षक के अंदर क्षमता होनी चाहिए छात्रों को सिखाने की, छात्रों को पढ़ाने की। फिर आता है रुचि। रुचि के साथ अगर शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया करे, छात्रों को पढ़ाए, तो बच्चे आसानी से समझेंगे किसी भी विषय को। ठीक है, किसी भी टॉपिक को, यानी कि रुचि का होना स्वयं बहुत आवश्यक होता है शिक्षक के अंदर। अगर रुचि नहीं है तो वह बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, फिर आता है अभिवृत्ति, यानी कि स्वयं की इच्छा के साथ अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी इच्छा, यानी कि जोर जबरदस्ती से नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं की इच्छा से अगर छात्रों को पढ़ा रहा है, तो वह शिक्षण प्रक्रिया अच्छी होती है। फिर है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होनी चाहिए, ये जिज्ञासु होना चाहिए। एक शिक्षक स्वयं से कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, एक जो शिक्षा का जो माहौल क्रिएट करने का, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने का। तो मूल प्रवृत्तियाँ की भी बहुत आवश्यक इसमें कारक माना गया है। फिर है सहज प्रवृत्तियाँ। ठीक है, कक्षा में कैसा माहौल हो, भय का माहौल ना बनाए, ठीक है, एक घृणा वाला माहौल ना बनाए छात्रों के प्रति, यानी कि प्यार प्रेम का माहौल, सहज भावना से। ठीक है, और जिससे कि बच्चे क्या करें, आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है भावना ग्रंथियाँ। तो भावनात्मक रूप से छात्रों को सिखाना बहुत आवश्यक होता है, ये भी मुख्य कारक होता है। ये नहीं कि बच्चे को डांट डपट करके कि तुम्हें नहीं आया ये सो, बल्कि बच्चे को भावनात्मक रूप से सिखाएं। ठीक है, प्यार से, दया से, सहानुभूति के साथ में सिखाएं, तो बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।